हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टिश्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि भाई टिश्यू चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है या वो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और एक अगर बेसिक वे में देखें तो हमारे चैप्टर का रिवीजन हम कम से कम क्वेश्चंस में किस तरह से कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, टिश्यूज के अंदर जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो उससे पहले हम ये देख ले कि हमारे चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से टाइप के टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। तो देखो, सिंपल सी चीज है कि टिश्यू बेसिकली है क्या, द ग्रुप ऑफ सेल, ओनली ग्रुप ऑफ सेल है कि भी बहुत सारे सेल्स को हमने मिलाकर क्या कर दिया, एक ग्रुप बनाया और उसको हमने क्या नाम दे दिया, टिश्यू नाम दे दिया। अब ये टिश्यू जो है ये प्लांट सेल का अलग होता है, एनिमल सेल का अलग होता है, बिकॉज दोनों के फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों ही चीजें बहुत अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग है और दोनों के काम भी डिफरेंट है। दैट इज वाई दोनों के जो सेल है वो भी डिफरेंट थे। अब जब सेल डिफरेंट थे तो इनके टिश्यू भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो एनिमल टिश्यू अलग होता है, प्लांट टिश्यू अलग होता है। फाइन, तो हमने इस चैप्टर के अंदर दोनों को ही डिस्कस किया था कि एनिमल टिश्यू कौन कौन से है और प्लांट टिश्यू कौन कौन से है। नाउ देखो, प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्लांट टिश्यू में हमने देखा था फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, ऐसे टिश्यूज जो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब एक सर्टेन टाइम के बाद में जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उस ग्रोथ के रुकने के बाद क्या होता है, लाइक जब वो टिश्यूज जो है कंटिन्यूअसली ग्रो कर करके क्या होगा, मेच्योर हो जाएंगे। तो मेच्योर होने के बाद में क्या होगा कि फिर वो ग्रोथ करना बंद कर देंगे। तो उनको फिर हम क्या नाम दे देंगे, परमानेंट टिश्यू नाम दे देंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में देखा था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में भी पढ़ा था। तो ये सब क्या कर रहे थे, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ये वहां पर प्रेजेंट थे जहां जहां पर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। बट एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में क्या हो रहा था कि वही टिश्यूज जो है उनकी ग्रोथ स्टॉप हो रही थी। तो जब उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो हम उनको क्या नाम दे देते हैं, हम उनको नाम दे देते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो अब आपके आगे ग्रोथ नहीं करने वाले हैं। फाइन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, बट प्लांट टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू है वो लिविंग नहीं होते, मोस्टली लिविंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फाइन, तो उसके अंदर हमने जब आगे देखा तो हमें पता चला कि अच्छा, दो टाइप के टिश्यूज और होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू है मतलब बहुत सिंपल होगा और ये प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स थे। फर्स्ट था हमारा पैरेन्काइमा, देन कॉलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ये डेड होता है। कॉलेनकाइमा है, ये स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कहीं पर होता है ना प्लांट जो है फ्लेक्सिबल, अगर हमें लग रहा है किसकी वजह से होता है, वो कॉलेनकाइमा की वजह से होता है। पैरेन्काइमा है, बहुत सिंपल सा टिश्यूज है, लाइक जो हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, उन फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं, दैट इज वाई वो फ्लोट कर पाते हैं, तो वो पैरेन्काइमा ही है। देन आ जाओ हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब हुआ कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को मिलाकर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स को मिलाकर क्या बनाया गया, एक टिश्यू बनाया गया। और ये क्या कहलाए, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाए, जो कि 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जाइलम, देन होता है फ्लोएम। दोनों को मिला के हम कह देते हैं क्या, वास्कुलर बंडल्स। दोनों को मिला के हमने इनको क्या नाम दिया, हमने इनको नाम दे दिया वास्कुलर बंडल्स। फाइन, वास्कुलर बंडल्स। अब जाइलम जो होता है वो भी 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है, फ्लोएम जो है वो भी 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। फाइन, एनिमल टिश्यू पे आ जाए, यहाँ तो हमारे प्लांट टिश्यू खत्म हो रहे थे, देन हम आते हैं हमारे एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फाइन, फर्स्ट होता है हमारा क्या, एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली लाइनिंग्स बनाते हैं, सारे ऑर्गन की लाइन बनाएंगे। स्किन की लाइनिंग जो है वो किसकी वजह से बन पाती है, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से बन पाती है। देन आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसके अंदर हमारी बोन्स भी आएगी, उसके अंदर हमारे ब्लड भी आ जाएगा। तो ब्लड भी क्या होता है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लिगामेंट्स आ जाएंगे, टेंडन्स आ जाएंगे। देन हमने पढ़ा था मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यूज जो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज में क्या, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड जो कि स्केलेटल भी कह सकते हैं हम उसको, एंड देन अनस्ट्रिएटेड जो कि स्मूथ होते हैं, एंड देन कार्डियक। नेक्स्ट हमने देखा था नर्वस टिश्यू के बारे में, एंड वी नो वेरी वेल कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्व्स क्या होती है, ब्रेन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो जो नर्वस टिश्यू है ये कहाँ पर होता है, ये ब्रेन में होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड में होगा और ये नर्व सेल्स के अंदर, नर्व सेल्स को मिलाकर बनाया जाएगा। फाइन, तो ये तो हमारे चैप्टर का था ओवरव्यू कि भी हमने इस चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ी थी। तो ये तो टॉपिक के जस्ट नाम हो गए,
कि हाँ अब आपको आई होप कि रिवाइज हो गया होगा, कुछ कुछ चीजें दिमाग में चल रही होंगी कि हाँ इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ा तो जरूर था हमने। तो अब आ जाए हमारे क्वेश्चंस पे और हम इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से याद हो जाए। और जिस टिश्यू चैप्टर को हम सिर्फ सिर पकड़ के बैठे होते हैं देखकर इसको कि यार ये कैसे होगा, क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या नहीं पढ़ेंगे, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है, याद ही नहीं हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के बाद में बहुत आसानी से चैप्टर याद हो जाएगा। फाइन, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टिश्यू। अब ये तो क्वेश्चन बनता है भाई, हमारे चैप्टर का नाम ही यही है टिश्यूज, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है। क्या बोल रहा है कि टिश्यू क्या है? तो सिंपल सी चीज है कि टिश्यू क्या है। देखो सेल जो थे वो अकेले जब काम कर करके थक गए थे, जो जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, अर्थ के ऊपर जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था, उस टाइम पर जो सेल्स थे वही अकेले काम कर रहे थे। एक ही सेल था जिसके अंदर डाइजेशन भी हो रहा था, उसके अंदर एक्सक्रीशन भी हो रहा था, उसी के अंदर बाकी सारे काम भी हो रहे थे, रेस्पिरेशन भी हो रहा था। तो जो सेल्स थे वो काम कर करके थक गए कि बस अब बहुत हो गया, हम अकेले काम नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपनी पूरी टीम बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सेल्स को कलेक्ट करना शुरू किया। एक सेल दूसरे से साथ जाके जुड़ गया, फिर दूसरा सेल जो था वो थर्ड वन के साथ जाके कनेक्ट हो गया, देन ये और आगे से आगे कनेक्ट होते गए, बहुत सारे इन्होंने क्या कर दिए, सेल्स को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया। अब फिर इन्होंने क्या किया, फिर सोचा कि यार सेम टाइप के क्यों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को भी ऐड कर दो। तो इन्होंने और भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को भी ऐड कर दिया। फिर इन्होंने सोचा कि भाई अब एक सेल जो था वही सारे काम कर रहा था, दूसरा सेल बोल रहा है यार मैं भी तो यही सारे सेम काम कर रहा हूँ। तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं और अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं कि भाई सारे जो है हम लोग एक काम तो सेम ही कर रहे हैं, सब लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सब लोग डाइजेशन कर रहे हैं, सब लोग एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो एक काम करें कि हम कुछ डिवाइड कर देते। लाइक ये 4 जो है, ये 4 क्या करेंगे, ये 4 डाइजेशन का काम करेंगे। फिर इन्होंने बोला कि अच्छा ये जो 3 है ये एक्सक्रीशन का काम कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग है वो रेस्पिरेशन का काम कर देंगे। तो इनको थोड़ा सा लगा कि यार काम बहुत इजी हो गया। देन इन्होंने क्या किया, और बहुत सारे सेल्स को जोड़ना स्टार्ट किया। तो जब कनेक्ट हुए सारे सेल्स तो उनको क्या नाम दिया गया, इन सबको नाम दिया गया टिश्यूज। फाइन, जब कोई कंपनी बनती है तो उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं सिर्फ उनके नाम पे कंपनी नहीं चलती है कि हाँ कौन सी कंपनी में काम करते हो कि रमेश सुरेश रवि जो भी है, मतलब उन सबके नाम को बोल के फिर हम नहीं कहते कि हाँ ये हमारी कंपनी, नहीं, हमारी एक कंपनी का पर्टिकुलर नाम होता है। फाइन, हमारी कंपनी का क्या होता है, पर्टिकुलर नाम होता है। तो जब इन्होंने ग्रुप्स बनाए तो उसको भी एक नाम दिया गया जिसको क्या कहा गया, टिश्यू कहा गया। तो टिश्यू बेसिकली है क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स। ओनली अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन ये क्यों किया गया था, ताकि जो काम है उसको डिवाइड किया जा सके, लेबर डिवाइड हो सके, ताकि जो सेल है उसके ऊपर जितना बर्डन आया हुआ था वो बर्डन थोड़ा सा कम हो सके। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, ठीक है। और हम जो मेनली 2 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे वो कौन से है, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, जिसके बारे में वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन हम चैप्टर रिवाइज भी करेंगे। तो इनमें इन 2 ही टिश्यू का बार बार जो है नाम आने वाला है। फाइन, come to the second question. Second question is what type of function is performed by a single cell of amoeba? किस टाइप का फंक्शन जो है वो अमीबा परफॉर्म कर सकता है। अमीबा जो है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है। अब ये जो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है ये कौन कौन से काम कर सकता है, तो इसको कम ना समझे, एक को ऐसा नहीं सोचने कि इतना ज्यादा सेल है क्या तो काम करेगा, ये बहुत सारे काम करता है। जितने काम एक एनिमल बॉडी के अंदर होते हैं, जितने फंक्शंस एक एनिमल बॉडी के अंदर होते हैं, उतने सारे फंक्शंस ये अपने एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही परफॉर्म कर लेता है। ये डाइजेशन भी करता है, ये एक्सक्रीशन भी कर सकता है, ये रेस्पिरेशन भी करता है। तो इसकी बॉडी के अंदर सारे काम तो हो चुके हैं, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, ये तो इसको एनर्जी भी मिलती है, ये लोकोमोशन भी करता है। तो एक पर्टिकुलर एक सेल के अंदर इसने क्या कर दिया, सारे के सारे काम जो है करना स्टार्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आई इसको, क्यों नहीं आई, बिकॉज ये आलसी नहीं है। अदरवाइज हमारे सेल्स के अंदर थोड़े से आलसी होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरी टीम बना के फिर काम करना शुरू किया। तो अमीबा के अंदर सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह सब कुछ वैसा ही होता है जैसे कि एनिमल बॉडी के अंदर होता है। लेकिन ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स डिवाइडेड है, उनकी बॉडी के अंदर पार्ट्स डिवाइडेड नहीं है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। देखो जब भी हम बात करते हैं किसी प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू के अंदर हमेशा 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। एज आई टोल्ड यू कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो ये क्या होता है, ये ग्रोथ टिश्यूज होते हैं। लेकिन वो ग्रोथ टिश्यूज जो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है जब वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमेशा कैसे होंगे, लिविंग होंगे।
लेकिन अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की, तो ये लिविंग हो भी सकते हैं और ये लिविंग नहीं भी हो सकते। पॉसिबिलिटी है कि लिविंग भी हो जाए और डेड भी हो जाए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने क्या नाम दिया? हमने इसको नाम दिया ग्रोथ टिश्यू। ठीक है, कि ये क्या है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, सेल डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता है, इसके अंदर सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होगा। ये ग्रोथ करता है, ये ग्रोथ में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो हमेशा कैसे होता है, वो हमेशा लिविंग होता है। ये हमेशा कैसे होता है, लिविंग होता है। लेकिन अगर हम बात कर ले, ओके वापस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर हम बात कर ले हमारे परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं एंड डेड भी हो सकते हैं। लिविंग भी हो सकते हैं एंड डेड भी हो सकते हैं। फाइन। उसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन। तो परमानेंट टिश्यूज में वैक्यूल्स होंगे और वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर वैक्यूल्स नहीं होंगे। ये ग्रोथ टिश्यू है, ये लिविंग हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर ये लिविंग और डेड भी हो सकते हैं एंड सेल डिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट थिंग कि हम इनके टाइप्स भी लिख सकते हैं कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं। तो पैरेन्काइमा हो सकता है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज की, तो उनके अंदर क्या आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएगा। ठीक है, चलो, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। चले आगे बढ़े। सी, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। मैंने भले ही आपको बोल के बता दिया, सिंगल वर्ड्स लिख के बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर इस फॉर्मेट में आंसर करना है, हमेशा इस फॉर्मेट में आंसर करना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि एक्चुअली बता क्या रहे हैं हम। डायरेक्ट अगर वन वर्ड में आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर हमें मार्क्स नहीं देगा, वो भी हमें फिर एक सिंगल वर्ड वाला ही नंबर देगा, बहुत छोटा सा नंबर देके छोड़ देगा वो में। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से बताना। तो देखो, जैसे स्ट्रक्चर की बात हमने कही थी कि सेल्स जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, कोई इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होता है इनके अंदर। लेकिन परमानेंट टिश्यूज के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं एंड दे आर डिफरेंशिएटेड। वैक्यूल्स बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज के अंदर होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो हमेशा लिविंग होते हैं, लेकिन ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और परमानेंट टिश्यूज की वॉल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है। उसके अलावा हम बता सकते हैं कि उनके फंक्शन क्या क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, वो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म बट दे लैक वैक्यूल। गिव रीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स जो होते हैं, दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है एंड इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस भी होता है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन वैक्यूल्स नहीं होता है, वैक्यूल्स बिल्कुल नहीं होता है इनके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, कोई रीजन तो होगा ना भाई। परमानेंट टिश्यूज के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, उनके अंदर तो वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर इसके अंदर वैक्यूल्स क्यों नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, देखो उनका फंक्शन क्या होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे थे, जैसे कि हमने अभी कहा था कि वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, इनके अंदर कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, इनके अंदर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहता है। सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ होगी। फाइन। तो सेल डिवीजन के लिए ये जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म है ये तो बहुत जरूरी है। जब तक साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होगा तब तक वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेल डिवीजन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनको सेल डिवाइड करना होता है, इनको इनकी ग्रोथ करनी होती है, इनको अपने आप को डिवाइड करना है। दैट इज वाई इनका साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस होता है और न्यूक्लियस थोड़ा प्रोमिनेंट होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं इनके अंदर। तो देखो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, तो वैक्यूल्स जो है बेसिकली फूड को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन क्या ये फंक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फूड को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज व्हाई वैक्यूल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या हुआ, हमेशा सेल को डिवाइड करना है, उसके अंदर कभी भी फूड स्टोर नहीं होगा। दैट इज व्हाई इन टिश्यूज के अंदर कभी भी वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनको वैक्यूल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, और जहां रिक्वायरमेंट है वहां वैक्यूल्स बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पाए जाते हैं। फाइन। चलो, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है,
कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जब तक आप अच्छे से इसको सुनते हैं तब तक आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बिकॉज एक ही चीज को जब हम 4 to 5 टाइम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे माइंड के अंदर ना बहुत ज्यादा ही कहीं पर जाकर स्टक हो जाती है कि हाँ, जैसे ही वो नाम आता है हम हाथों हाथ हमारे माइंड का ट्रिगर बजता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो इसका आंसर तो ये था। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with the help of a label diagram show the location of various meristematic tissues। तो डायग्राम हमको पता है, इस टाइप का डायग्राम आपको फॉर्म करना है। एंड इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से, देखो देयर आर 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, देखो तीनों नाम आपको याद करना है। एक कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेम है, देन हमारा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लेटरल मेरिस्टेम आता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, तीनों ही जो है वो ग्रोथ टिश्यूज ही है, वो ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। बट द प्रॉब्लम इज कि उनकी लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है, तीनों ही सिमिलर प्लेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, तीनों की लोकेशन अलग अलग है। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो बिल्कुल टिप्स के ऊपर होता है, जैसे स्टेम की टिप हो गई है, तो उस टिप्स के ऊपर कौन होता है, हमेशा एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो क्या करता है, हमेशा सेल को डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की हाइट के लिए, उसकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहाँ होगा, तो इंटरकैलरी का नाम से ही समझ आ रहा है कहीं बीच में होना चाहिए, फाइन, कहीं तो बीच में हो। तो ये कहाँ बीच में होता है, ये होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स के बीच में, इन बिटवीन। ये कहाँ होता है, ये होता है इन बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये कहाँ होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स के बीच के अंदर होता है। एक्चुअली जो जहां से लीफ कनेक्टेड होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। देखो जहां से हमारी, ये अगर हमारा स्टेम है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो है मेरी लीफ कनेक्टेड है, फिर यहाँ से मैंने कहा एक और मेरी लीफ कनेक्टेड है, तो ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है। अब जो इनके बीच के अंदर होगा वो क्या होगा, इंटरनोड होगा, फाइन। ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, ये है नोड्स, लेकिन जो इनके बीच का गैप होगा वो क्या होगा, इंटरनोड होगा। तो नोड्स और इंटरनोड्स के बीच के अंदर यहाँ पर जो है इंटरनोड्स पे, यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो क्या करता है, इन दोनों के बीच की गैप को बढ़ाता है, यानी कि इंटरनोड को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। नोड्स तो है ही, इंटरनोड को इंक्रीज कर रहा है। दोनों के बीच का जो, दोनों ये जो है नोड्स है, इन दोनों नोड्स के बीच का जो ये गैप है, इसको कहते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड को इंक्रीज कौन करता है, उसको इंक्रीज करने में इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो हेल्प करता है, फाइन। नेक्स्ट आते हैं हमारे लेटरल मेरिस्टेम पे। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है, तो यहाँ पर होता है। लेटरल मेरिस्टेम यहाँ होता है कॉर्नर्स के ऊपर। क्यों होता है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये थिकनेस को बढ़ाएगा। भाई सब लोग अगर उसकी लेंथ को ही इंक्रीज करेंगे तो थिकनेस तो बहुत कम रह जाएगी। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, यहाँ स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है और प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है, तो ये वहां पर ग्रोथ करेगा। तो हर कोई जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डिफरेंट टाइप की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइन। तो ये हमारा क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बने होते हैं उन सेल्स का क्या हो जाता है, तो होता कुछ नहीं है। वो सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सेल्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनसे जो सेल्स बनते हैं वो क्या होता है, वो परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइन। और वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, लाइक उनके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस जो है वो आ जाते हैं। उसके अलावा वैक्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, दोनों के उनके अंदर क्या होंगे, वैक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। लेकिन जब ये परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे तो क्या होंगे, या तो ये लिविंग होंगे या फिर ये नॉन लिविंग हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अ स्पेसिफिक रोल, एज आई टोल्ड यू, कि क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और डिवाइड करना बंद हो जाता है। डिवाइड, इनका जो डिवीजन है वो रुक जाता है। उसके अलावा वो एक परमानेंट काम लेना शुरू कर देते हैं। काम कैसे लेंगे, देखो काम कौन सा होता है, देखो जितने भी हमने परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, जाइलम के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा हमने कॉर्क के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा हमने पढ़ा था हमारे एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा है, हमने स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा है। सबका कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो पहले ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ग्रोथ कंप्लीट हो जाने के बाद में वो क्या करेंगे, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो अपना एक पर्टिकुलर एक मोर्चा संभाल लेंगे कि भाई मैं तो अब ये काम करूंगा, अब मेरे से काम नहीं होता है, भागूंगे।
तो मैं आराम से यहाँ बैठे बैठे ये वाला काम कर लूंगा, ठीक है। तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने के बाद में भी क्या करेंगे, वो उसके बाद कोई एक परमानेंट जो फंक्शन है उसमें एनरोल हो जाएंगे। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, तो देखो जब हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तब तक तो ठीक था, वो ग्रोथ टिश्यूज होते हैं। उसके बाद जैसे ही उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइन। अब जब परमानेंट टिश्यूज की बात आती है तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फाइन। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सेम टाइप के सेल से मिलके बना होता है। सेम टाइप के सेल से मिलके जब टिश्यू बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जब बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स को मिलाकर अगर एक टिश्यू बनाया जाएगा तो उसे हम क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम देंगे, ठीक है। देखो सिंपल टिश्यू में क्या हुआ, ये जैसे हमने कहा एक येलो कलर के सेल्स थे तो वो सारे कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने के बाद उन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया एक सिंपल टिश्यू, फाइन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नहीं, यहाँ पर देखो ये येलो भी है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरे और कलर्स आ गए हैं, दूसरे कलर्स आ गए कि भी हम भी ज्वाइन हो जाएंगे। फिर एक ये कलर और आ गया, इसने बोला भाई मैं भी आ जाता हूँ। फिर एक और आया कि भाई चलो अब जो है अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो इन सब ने मिलके क्या बना दिया, एक टिश्यू बना दिया। टिश्यू तो ये भी है, टिश्यू वो भी है, सारे सेल्स ने ही मिलके बनाया। लेकिन जब सेम टाइप के सेल्स मिलेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, सिंपल टिश्यू नाम दे देंगे। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलेंगे तो हम उसे क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू नाम दे देंगे, फाइन। अब सिंपल टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन आता है, पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आ सकता है। कौन कौन आता है, पैरेन्काइमा आता है, पैरेन्काइमा है। उसके अलावा आ जाएगा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा आएगा। उसके अलावा एक और आता है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा। तो दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात कर ले तो ये क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये कौन होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। उसके अलावा अगर हम इनके फंक्शन की बात करें या इनकी लोकेशन की बात कर ले तो सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, प्लांट की कंप्लीट बॉडी के अंदर, ओवरऑल बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ओवरऑल बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम बात कर ले कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तो ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, ये पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, पर्टिकुलर सेंटर के अंदर स्ट्रक्चर होता है इनका, सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ये सब जगह पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। काम क्या होता है इनका, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फंक्शन तो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ये, पानी को ऊपर ले जाना है, खाने को, फूड को नीचे लेकर आना है, कहीं और किसी सेल में ले जाना है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज करते हैं। लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। अगर हम बात कर ले प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी की, कई बार होता है ना कि कोई स्टेम होती है वो टूटती नहीं है, कई बार होता है ऐसा कि जो स्टेम है वो टूटती नहीं, उसको हम कितना भी मोड़ ले लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू की वजह से आती है। जहां कहीं पर प्लांट बहुत हार्ड होता है तो ये उतना हार्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ दी सिंपल परमानेंट टिश्यू, फाइन। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। देखो आई होप कि आपको पता है कि इस टाइप में हमको आंसर लिखना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कोलेनकाइमा का नाम हमने सुना है। देयर आर 3 सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर हमने फर्स्ट देखा था पैरेन्काइमा, सेकंड हमने देखा था कोलेनकाइमा एंड द थर्ड वन वाज स्क्लेरेन्काइमा। तो अगर हम बात करें कोलेनकाइमा टिश्यूज की तो देखो कोलेनकाइमा टिश्यूज में बेसिकली होता क्या है और वो क्या करते हैं। तो जब हमने बात की थी कि फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है, कोलेनकाइमा की वजह से आती है, ठीक है। कि कोई भी एक अगर स्टेम है, अगर वो फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा, वो ब्रेक नहीं हो रही है, किसकी वजह से नहीं हो रही है, कोलेनकाइमा की वजह से वो नहीं हो रही है, फाइन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं उनके कॉर्नर्स बहुत थिक होते हैं एंड वैक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, फाइन। जो कॉर्नर्स है यानी जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो बहुत थिक होती है, सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। उसके अलावा जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं फॉर दी स्टोरेज ऑफ फूड। वैक्यूल्स बेसिकली काम क्या करते हैं, फूड के स्टोरेज का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो फूड के स्टोरेज के लिए थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फाइन। तो आई होप कि कोलेनकाइमा क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली कोलेनकाइमा है क्या, कि इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल बहुत थिक होती है। नेक्स्ट थिंग कि वैक्यूल्स थोड़े से बड़े होते हैं
बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं होता है। देखो कहीं पर भी आपको बीच में स्पेसेस नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे होंगे, बिकॉज अगर एक सेल ये इस तरह का स्ट्रक्चर है तो नेक्स्ट सेल जो होगा वो बिल्कुल इससे कनेक्टेड होगा, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है ये, तो इनके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और जहां पर बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो हमेशा किसका नाम आ जाएगा? कॉलेनकाइमा का नाम आ जाएगा। फाइन, तो प्लांट्स के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात आएगी तो कौन होगा? कॉलेनकाइमा। एंड वन मोर थिंग, कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। जस्ट लाइक हमने क्या कहा था कि जो सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो या तो लिविंग होंगे या फिर डेड होंगे, तो जो कॉलेनकाइमा होते हैं वो लिविंग होते हैं। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिफनेस ऑफ हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क होता है, कोकोनट का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्टिफनेस जो है वो किसकी वजह से आती है? कौन से केमिकल की वजह से आती है? एंड ऑल्सो नेम द प्लांट टिश्यू फाउंड इन द हस्क। हस्क के अंदर कौन सा प्लांट टिश्यू होता है? तो देखो जो कोकोनट का हस्क होता है वो बेसिकली वो डेड होते हैं, वो उनके अंदर लिविंग सेल्स तो होते नहीं, और हमें पता है कि ये कौन सा है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है। अब कौन सा टिश्यू ऐसा है जो कि डेड होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है? डेड टिश्यू होता है, और ये स्क्लेरेनकाइमा जो है ये हस्क में पाया जाता है। ठीक है, जो कोकोनट की जो हस्क होती है उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेनकाइमा होता है। एंड उसके अलावा इसमें कौन सा केमिकल होगा जो इसकी स्टिफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो लिग्निन नाम का केमिकल होता है। ये जो लिग्निन नाम का केमिकल है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हस्क की स्टिफनेस के लिए। फाइन, तो कोकोनट की जो हस्क होती है उसकी स्टिफनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? उसके लिए हुआ लिग्निन नाम का केमिकल रिस्पॉन्सिबल हुआ। एंड सेकेंड थिंग कि जो हस्क कितना जो हार्ड होता है या फिर उसके अंदर जो सेल्स है बहुत डेड होते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो स्क्लेरेनकाइमा, बिकॉज उसके अंदर कौन से टिश्यूज होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है जो कि डेड टिश्यूज होंगे। फाइन, चलो आई होप कि आपको ये नाम याद रहेंगे और एग्जाम में एक्चुअली ये नाम याद भी रखने हैं हमको। नेक्स्ट आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? इनके फंक्शंस बताना है। किसके फंक्शंस बताने हैं? तो एपिडर्मिस एंड कॉर्क के फंक्शन बताने हैं। हमको पता है, याद करो, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से हमने एक चीज पढ़ी थी, जो हमने अभी स्टार्टिंग में नाम नहीं लिया है, लेकिन स्टिल आपने एक चीज पढ़ी थी, प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज कौन थे? प्रोटेक्टिव टिश्यूज थे हमारे कॉर्क एंड एपिडर्मिस। प्रोटेक्टिव टिश्यूज कौन थे? प्रोटेक्टिव टिश्यूज थे ये दोनों, कॉर्क एंड एपिडर्मिस थे, जो क्या कर रहे हैं? प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये एपिडर्मिस होता क्या है? तो एपिडर्मिस का नाम हमने कैसे याद किया था? हमने स्किन से याद किया था, कि जहां पर नाम आ जाए एपिडर्मिस आप याद कर ले स्किन को। आप किसको याद कर लेंगे? स्किन को याद कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? तो प्लांट बॉडी के अंदर जो लीफ की स्किन होती है, जो स्टेम की स्किन होती है, थोड़ा सा उसको याद करके देखो कि यहाँ पर ये कैसे हेल्प कर सकती है। तो यहाँ अगर हम देखें, देखो ये जो लीफ है, इस लीफ की स्किन को हम क्या कहेंगे? बेसिकली क्या है? एपिडर्मिस है। अब ये एपिडर्मिस जो होती है ये हर एक प्लांट पे वेरी करती है। अब प्लांट अगर कोई डेजर्ट का है तो क्या होगा? उसके ऊपर क्या होगा? वैक्स की कोटिंग होती है। क्यों होती है? ताकि उसके अंदर से ट्रांसपीरेशन ना हो, पानी का लॉस ना हो। तो एपिडर्मिस ने क्या किया? प्रोटेक्शन दिया, बिल्कुल दिया होगा। जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं, जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर जो डूबे हुए प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स है वो गलती नहीं है, वो खराब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज उनकी जो एपिडर्मिस होती है वहां पर भी क्या होता है? वैक्स की कोटिंग होती है, और उस वैक्स की कोटिंग की वजह से वो लीव्स जो है वो खराब नहीं होती। इवन जो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो लीव्स होती है, वो जो उनकी एपिडर्मिस होती है वो बेसिकली क्या होती है? बहुत ही हार्ड होती है, ताकि क्या हो? वहां से ट्रांसपीरेशन ना हो। फाइन, तो ये एपिडर्मिस जो है ये हमेशा क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर सारे ही प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। फाइन, चलो कॉर्क क्या होता है? कॉर्क के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि कॉर्क भी क्या है? एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली वो प्रोटेक्शन देने का ही काम करता है, लेकिन जो सारे सेल्स जब डेड हो जाते हैं तो डेड होके क्या बनाते हैं? कॉर्क बनाते हैं। बेसिकली हम कॉर्क को क्या कहते हैं? बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं बार्क ऑफ द ट्री। बार्क क्यों? बार्क ऑफ द ट्री। और जो बेसिकली अगर हम कहें कि जो प्लांट की जो छाल होती है, जो ट्री की जो छाल होती है, स्टेम जो होता है, बहुत मोटी सी जो स्टेम होती है ब्राउन कलर की, उसमें जो छाल होती है वही तो होता है कॉर्क। उसको हम कैसे भूल सकते हैं? तो उसके बारे में तो हम लिख भी सकते हैं कि हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हम बार्क ऑफ द ट्री कहते हैं, और ये सारे जो इसके सेल्स होते हैं वो बिल्कुल डेड होते हैं। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एंड इट विल बी योर आंसर। इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। हमेशा याद रखे बच्चा कि आंसर्स को अपने माइंड में फिक्स रखे कि हाँ भाई ये आंसर हमको लिखना है। जैसे ही वो नाम आए हमारे पास सारे पॉइंट्स जो है हमारे माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए,
और उसके बाद ये आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, उसका आंसर दे दें। चलो हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ वापस से आओ एक बार। एक और चीज क्या होती है कि जो ये कॉर्क होता है, इस कॉर्क के ऊपर एक केमिकल होता है। कौन सा केमिकल होता है? सुब्रिन नाम का एक केमिकल होता है। जो कॉर्क होती है, उनके जो टिश्यूज होते हैं उनके पास में क्या, तो सुब्रिन नाम का केमिकल होता है, जो क्या करता है, उसको थोड़ा सा हार्डनेस देने का काम करता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब वापस से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अक्रॉस प्लांट। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसके बारे में बताना है कि भाई ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ये किससे बना होता है और कैसे काम करता है। तो जब हम बात करते हैं प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अभी बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी वर्क होता है, चाहे पानी को ले जाना है, चाहे फूड को लेकर आना है, तो ये सारा काम कौन करता है? ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा जाइलम, एक होता है फ्लोएम। एक क्या होता है? फ्लोएम होता है। और दोनों को हमने कैसे याद किया था कि जाइलम क्या करता है? जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम क्या करेगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है वो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ज और ज से याद किया था हमने, याद करो। चीजों को भूलना बिल्कुल नहीं है, और इवन इन ट्रिक्स को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये तो हमारे माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए। एटलीस्ट हमें कुछ तो याद रहेगा। एग्जाम के अंदर हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, पता है पेपर सामने आते ही क्या तो पूरा ब्लैंक हो जाता है, लेकिन इतना ब्लैंक नहीं होना है कि भाई हम लिखे ही नहीं। थोड़ा हो सकते हो, लेकिन पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ के क्लियरली करना। पूरे ये जो ट्रिक्स होती है ना, ये हमारी छोटी छोटी जो ट्रिक्स है, इनको हमारे माइंड में बिल्कुल फिक्स कर देना है कि हाँ, जैसे ही जाइलम का नाम आएगा हाथों हाथ नाम आ जाएगा जल का, तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि भाई जाइलम क्या काम करता है? पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और साथ ही साथ मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा। फाइन, चलो। उसके अलावा जो जाइलम होता है उसके अंदर क्या है? वन वे फ्लो होगा। जाइलम में कैसा होगा? बिल्कुल वन वे फ्लो होगा। सिर्फ जो पानी है वो कहाँ जाएगा? रूट से शूट की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो उसके अंदर टू वे फ्लो होता है, ऊपर जा भी सकता है और नीचे आ भी सकता है। फाइन, देखो इसके अलावा जो जाइलम होता है ये 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। जाइलम जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। लाइक जाइलम वेसल हो गया, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम ट्रैकीड, देन आता है जाइलम फाइबर, एंड एक आता है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा जो होता है हमेशा बेसिकली स्टोरेज के लिए काम में आता है, या साइडवेज के फ्लो के लिए काम में लिया जाता है। वेसल्स और ट्रैकीड जो है ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करेंगे, और जो फाइबर है ये इसको सपोर्ट देने का काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा पूरे जाइलम को। फाइन, और ये डेड होता है। फ्लोएम पे आ जाए, फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में होता है सीव ट्यूब। फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब होती है। उसके अलावा होता है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स होते हैं। उसके अलावा होता है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, एंड एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फाइन, अगेन वही है, चारों का फंक्शन क्या होता है? तो देखो, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो है बेसिकली वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फाइबर जो है, फ्लोएम फाइबर है, वो क्या करेगा? वो सपोर्ट देने का काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड अगर हम बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा की, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? साइडवेज में हेल्प करता है, या तो वो स्टोरेज में हेल्प करेगा या साइडवेज की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। फाइन, तो देखो हमने क्या कहा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब है हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और जो फ्लोएम है वो क्या करते हैं? तो जाइलम की अगर हम बात करें तो वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, रूट से पानी लेगा और बाकी पूरे प्लांट बॉडी में देकर आएगा। वही अगर हम बात कर ले हमारे फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो किचन होता है प्लांट का, दैट इज लीव्स, तो लीव्स में से क्या करेगा? फूड को लेगा और पूरी प्लांट बॉडी में देकर आएगा। फाइन, उसके अलावा जब हमने इनके पार्ट्स की बात की, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सेल से मिलके बना है। तो अगर हम बात कर ले जाइलम की, तो ये 4 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है।
अगर हम फ्लोएम की बात कर ले तो ये भी क्या होता है, 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। दोनों के अंदर जो एक चीज याद रखने वाली है वो ये है कि फ्लोएम फाइबर जो होता है या जाइलम फाइबर जो है, तो दोनों में ही फाइबर हमेशा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। पैरेन्काइमा हमेशा क्या करेगा, या तो फूड के स्टोरेज में हेल्प करेगा या साइडवेज के फ्लो में हेल्प करेगा, और बाकी दोनों जो सेल्स है वो क्या करेंगे, वो नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। फाइन, चलो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा, बहुत छोटी छोटी चीज है। जाइलम फ्लोएम के बारे में तो बेसिकली हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत बार 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं इनको। चलो आगे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन वॉक, ईट एंड डांस अकॉर्डिंग टू माई विल। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई डांस कर सकता हूँ, मैं वॉक कर सकता हूँ और मैं कुछ खा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई विल। मेरी विल के हिसाब से मैं कभी भी करूँ, मेरी मर्जी है मैं चल रही हूँ, मेरी मर्जी है मैं डांस कर रही हूँ, मेरी मर्जी है मेरा मन हो गया तो मैंने कुछ खा लिया, ये सब हम कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। देन बट कैन नॉट कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड ब्लिंकिंग ऑफ आईज। हम आंखों का ब्लिंक करना ये कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार सोच के देखो कि मैं 2 मिनट तक अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं करूंगा, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। एक बार ये सोच के देख लो कि हार्ट बीट को रोक लेते हैं, तो क्या हार्ट बीट को रोकना पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? अब ये सारा जो है इसको हम कैसे बता सकते हैं? तो अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि वॉलंटरी होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या है? वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। फाइन, कुछ कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। अब ये जो वॉलंटरी एक्शंस है ये क्या होता है? वॉलंटरी एक्शंस का मतलब होता है जो कि हमारी विल पे काम करेंगे। अगर मेरी मर्जी है, मुझे चलना है, मुझे आगे जाना है, मुझे पीछे जाना है, मुझे कुछ खाना है, डांस करना है, मेरा ये हैंड मूवमेंट जो हो रहा है, मैं जो बोल रही हूँ, ये सब क्या है? ये मेरी विल पे काम करता है। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना है। तो ये सारे कौन से एक्शंस होते हैं? दीज आर वॉलंटरी एक्शंस जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की विल पे काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनवॉलंटरी एक्शंस की, तो इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब होता है कि वो एक्शंस जो कि पर्टिकुलर किसी की भी विल पे काम नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। उनका मूड हुआ वो चलेंगे, उनका मूड हुआ वो नहीं चलेंगे। डाइजेशन प्रोसेस है हमारा, क्या ये हमारी विल पे काम करता है? नहीं, ये तो अपने आप होता है। हमारा हार्ट है, कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, क्या ये हमारी विल पे रुकेगा? नहीं रुकेगा, ये अपने विल पे ही काम करेगा। फाइन, हमारी ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, आईज को ब्लिंक करना कंटिन्यूअसली। अगर मैं बोलूं मुझे 5 मिनट तक मुझे आईज को ब्लिंक नहीं करना है, पॉसिबल नहीं है रोकना, अपने आप ब्लिंक होती है ये चीजें। तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप कंट्रोल हो रही है, ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस। फाइन, तो ये वॉलंटरी एक्शंस कौन से हुए? जो हमारी विल पे काम करते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब जो हमारी विल पे काम नहीं करते। फाइन, अब ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनके लिए कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इनके लिए स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स जो है वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फाइन, कौन सी मसल्स होगी? स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होगी। स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या कर सकती है? ये वो मसल्स है जो क्या करती है। तो इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी स्मूथ मसल्स, जो क्या करती है? अपने हिसाब से काम करती है, ये हमारी विल पे काम नहीं करेगी। अब हमारा फूड है, हमने इंटेक कर लिया, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है वो हमारी विल पे काम नहीं करेगा, वो अपने आप काम करता है। तो इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। दीज आर अनस्ट्रिएटेड मसल्स, इनको हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, और ये हमारी विल पे काम नहीं करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं इनवॉलंटरी मसल्स की, तो ये कार्डियक मसल्स भी उसी में आती है, बिकॉज जो कार्डियक मसल्स होती है वो हार्ट से रिलेटेड है, और हार्ट कभी भी हमारी विल पे काम नहीं करता है। कभी एक बार बोल के देखो हार्ट को कि बेटा छुट्टी ले लो, आज तो संडे है ना, मत धड़को, नहीं, फिर भी वो धड़केगा। क्यों? बिकॉज हम उसके अलावा हम सर्वाइव नहीं कर सकते। चलो, अगर हम बात करें वॉलंटरी मसल्स की, वॉलंटरी एक्शंस की, कि भाई वो हमारी विल पे काम करते हैं, तो हमारी विल पे काम करने वाले एक्शंस कौन से होते हैं? चलना फिरना, घूमना, खाना पीना। ठीक है, चलो, होमवर्क नहीं करना ना। जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है और हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस, जो कि हम डांस कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, ईट कर रहे थे, वॉलंटरी एक्शंस है। वॉलंटरी एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? स्केलेटल मसल्स। लेकिन अगर हम इनवॉलंटरी की बात करें, जैसे कि हमारी हार्ट बीट हो गई, हमारा आईज का ब्लिंक करना हो गया, ये स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स की वजह से होता है। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन।
आपको रीजन दे रहा है। अब रीजन किसका देना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड अ कनेक्टिव टिश्यू इज रेड इन कलर। सिंपल सी चीज है, ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन सा होता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये रेड कलर का होता है। सिंपल सी चीज है भाई, कहीं भी कट लगता है, ब्लड हम कई बार देखते हैं, रेड ही तो कलर का होता है, लेकिन इसका रीजन देना है कि क्यों होता है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर कौन होता है, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, और ये रेड कलर का पिगमेंट जो है ये ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। ये कहाँ होता है, तो देखो ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, जिसमें से कुछ होती है आरबीसी, कुछ होती है डब्ल्यूबीसी, कुछ होती है प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होती है ब्लड के अंदर, उस आरबीसी के ऊपर कौन होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड है उसका कलर रेड हो जाता है। फाइन, चलो नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का मूवमेंट है वो किसी एक एनिमल और किसी एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है ये स्मूथ मसल से बनी होती है। एलिमेंट्री कैनाल किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है, और स्मूथ मसल्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो हमारी बॉडी के अंदर फूड का जाना है वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टल्सिस मूवमेंट की वजह से होता है। फाइन, तो इनवॉलंटरी एक्शन किसकी वजह से हुआ, देखो एक चीज दिखाते हूँ, यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ। ये फूड जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये क्या है, ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है। इसकी वजह से ये फूड जो है अंदर की तरफ जा रहा है, इस फूड का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इस पे हमारी विल कहीं नहीं है। हम चाहे ना चाहे फूड यहाँ तक आने के बाद वो नीचे जाएगा ही जाएगा। ये यहाँ जो मसल्स होती है वो कौन सी है, स्मूथ मसल्स है, तो ये हमारे विल पे काम नहीं करेगी, इनका मूड होगा तो ये काम करेगी। फाइन, तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो एसोफेगस की लाइनिंग होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर फूड के मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस इन सम स्पेसिफिक एरियाज। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो होता है बहुत स्पेसिफिक एरियाज में होता है कि भाई टिप्स पे ग्रोथ हो जाएगी, इंटरनोड्स पे हो जाएगी और थिकनेस में हो जाएगी। क्यों, बिकॉज वहां पर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाएंगे, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे वहीं पर ग्रोथ होगी, उसके अलावा कहीं पर भी ग्रोथ नहीं होगी। तो जहां पर ग्रोथ टिश्यूज होंगे वहीं पर तो ग्रोथ होगी, उसके अलावा कैसे हो सकती है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड फंक्शन एपिथेलियम कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ऑल। बेसिकली अगर हम आपको बताएं तो आपकी बुक के अंदर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो गिवन है। ठीक है, कितने गिवन है, 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज हमारे बुक के अंदर गिवन है। एक हमारा आता है सिंपल स्क्वेमास टिश्यू, फिर आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमास टिश्यूज, फिर आता है क्यूबॉइडल टिश्यू और एक आता है कॉलमर टिश्यू। फाइन, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कुछ होते हैं, देखो सिंपल स्क्वेमास टिश्यूज जो हमने देखे हैं, उसके अलावा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमास टिश्यूज, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्यूबॉइडल एंड कॉलमर, लेकिन इनके अंदर भी हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू, सिंपल कॉलमर टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमर टिश्यू। फाइन, इन 2 को भले आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप ना भी देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली हमें पढ़ना है इन तक, यहाँ तक इन टिश्यूज के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, सिंपल स्क्वेमास टिश्यूज देख के क्या समझ में आ रहा है कि बिल्कुल फ्लैट है, एक सिंगल लेयर है, एक सिंगल लेयर ऑफ टिश्यूज है। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमास टिश्यू, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है, बहुत सारी ही लेयर्स बनी हुई है। फिर क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइड शेप का होगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है तो उसके एक के ऊपर एक जो है लेयर्स बनेगी। सिंपल कॉलमर है मतलब कि कॉलम शेप के टिश्यूज होंगे, लेकिन अगर स्ट्रेटिफाइड है तो एक के ऊपर एक स्टैक बन जाएगा कॉलमर का। ठीक है, अब देखो इनके वर्क फंक्शन क्या होता है, इनकी लोकेशन क्या होती है। तो सी, जब हम बात करते हैं सिंपल स्क्वेमास की, ये सिंपल स्क्वेमास है। ठीक है, सिंपल स्क्वेमास टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं
तो ये होता है बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स में और लंग एल्वोलाई में होता है। एल्वोलाई हमें पता है लंग्स के अंदर होती है एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स में होते हैं, और ये क्या करते हैं स्मॉल थिंग्स को पास करने में हेल्प कर देते हैं। सिंपल है ये तो, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू होते हैं, बहुत थिन होते हैं, एक सिंगल लेयर ही तो होती है, तो ये क्या करते हैं बहुत सिंपल चीजों को ट्रांसफर करने में हेल्प कर देते हैं। देन आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बहुत सारी लेयर्स में होती है और हमारी स्किन भी लेयर्स में है, तो ये स्किन लाइनिंग में होती है और माउथ की लाइनिंग में हो सकती है और एसोफेगस में हो सकती है। ठीक है, प्रोटेक्शन करती है ये वॉर एंड टियर से। हमारी जो स्किन है ये बहुत सारी लेयर्स में होती है। हम बोलते हैं ना कई बार कि हमारी स्किन में 7 लेयर्स है, 3 लेयर्स है, 5 लेयर्स है, तो ये जो लेयर्स है ये किसकी वजह से है? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यूज की वजह से। और ये बेसिकली टीयर में यानी फटने वटने में उससे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि जरा सा टक लगा और वो फट गई, नहीं, प्रोटेक्शन देने का काम करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सिंपल क्यूबॉइडल। तो ये किडनी ट्यूबल्स में होती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। तो बेसिकली आपको इनकी लोकेशन और इनका फंक्शन दोनों ही याद रखने हैं एंड इनके टाइप्स भी लर्न करने हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ होता है? सैलिवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स में होता है और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। सिंपल कॉलमर टिश्यू कहाँ होगा? तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है। फैक्ट नहीं है, ये ट्रैक्ट है, ये फैक्ट नहीं है, क्या है? यह है ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है। उसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन में और सेक्रेशन में हेल्प करेगा एंड सीलिया जो है उससे कुछ चीजें जो मूव करवानी होती है वो सीलिया की वजह से होती है। जो सिंपल कॉलमर टिश्यूज होते हैं, देखो इस तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, कॉलम टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब एक चीज है जो यहाँ पे है एक पार्टिकल, उस पार्टिकल को क्या करना है? इस पार्टिकल को ले जाना है यहाँ, तो क्या ये चल के आएगा? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। तो जो सीलिया है यहाँ से क्या करेंगे? इनके सीलिया के मूवमेंट की वजह से ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रेटिफाइड कॉलमर, जो कि मेल यूरेथ्रा के अंदर होता है और ये प्रोटेक्शन और सिक्रेशन का काम करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स। मसल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल। अभी 3 टाइप्स ऑफ मसल्स तो हमने अभी देखी थी, स्केलेटल होती है, स्मूथ होती है और कार्डियक होती है। फाइन, उसके अलावा हमें क्या बताना? मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी। तो जो मसल्स होती है बेसिकली उनके अंदर ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो उन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये क्या करती है? ये मूवमेंट में हेल्प करती है। तो जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली किस में हेल्प करती है? जो मसल्स जो होती है वो किस में हेल्प करती है? वो मूवमेंट में हेल्प करती है, इजी मूवमेंट में हेल्प करती है। अब जो स्केलेटन है हमारा, स्केलेटल सिस्टम अगर होता ओनली तो हमारी बॉडी इतना प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाती, लेकिन इसके ऊपर क्या है? सब जगह पे बहुत सारी मसल्स है। अब ये मसल्स क्या करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। फाइन, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है और ये रिलैक्सेशन करती है। उसके बाद आते हैं 3 टाइप्स ऑफ मसल्स के ऊपर। तो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स देखो कौन कौन सी होती है। तो अगर हम बात करें इन तीनों टाइप्स की, तो स्मूथ मसल्स हो सकती है, स्केलेटल मसल्स हो सकती हैं एंड कार्डियक मसल्स हो सकती है। फाइन, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, इन स्मूथ मसल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स। अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स भी कहते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स है ये। एंड अगर हम बात करें हमारी स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है, ओके, अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं इनको हम, अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। अब ये जो अनस्ट्रिएटेड मसल्स हैं इनके अंदर स्ट्रिप्स नहीं होती है, स्ट्राइप्स नहीं होती है इनके अंदर। देखो बहुत ही सिंपल टाइप के मसल्स है ये, कहीं कोई स्ट्राइप्स नहीं होंगी इनके अंदर। और जो न्यूक्लियस होगा वो भी बिल्कुल सिंगल न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये अनब्रांच्ड होती है, इनके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं होती है। तो कहीं ब्रांचेस आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही होगी। उसके अलावा ये जो टिश्यूज है ये कहाँ पर होते हैं? तो ये होती है हमारे स्टमक के अंदर और ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर हो सकती है। ये मसल्स और कहाँ हो सकती है? इंटेस्टाइन्स पे हो सकती है। फाइन, और ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करती है। ये कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है? कौन से एक्शंस को करती है? तो इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। फाइन, देन आ जाओ कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल्स किससे रिलेटेड है? हमेशा हमारी हार्ट से रिलेटेड होता है। इसका मतलब है कि ये भी कैसे होगा? इनवॉलंटरी मसल्स है, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स है, इनवॉलंटरी एक्शंस पे ही काम करेगी। उसके अलावा ये कैसी होती है? ये ब्रांच्ड होती है, इनके अंदर ब्रांचेस होती है बहुत सारी। स्ट्रिएटेड होती है, ये स्ट्रिएटेड है बिकॉज इसके ऊपर क्या है? स्ट्राइप्स होती है, इनके ऊपर क्या होती है? स्ट्राइप्स होती है। एंड मेनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर
प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रिएटेड मसल्स पे। स्ट्रिएटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल भी कह सकते हैं, स्केलेटल मसल भी कहते हैं हम इनको। और नाम से समझ में आ गया होगा कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्केलेटल के ऊपर होती है, स्केलेटन सिस्टम के ऊपर होती है हमारी ये मसल्स, ठीक है। तो ये स्केलेटल पे होती है। उसके अलावा ये कैसी होती है? स्ट्रिएटेड है, मतलब कि इनके ऊपर स्ट्राइप्स होती है। उसके अलावा और ये कैसी हो सकती है? तो और इनके अंदर होती है ब्रांचेस, तो ये ब्रांच्ड होती है। ये कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, तो मैनी न्यूक्लियस हो सकते हैं। फाइन, चलो। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कौन सी मसल जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, कौन सी मसल किस टाइप की होती है और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। चलो, सो आई होप कि क्लियर हो गया है। और अगर ये क्लियर है दैट मीन्स कि यहाँ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, यानी हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है, यानी हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका है। सो आई होप कि अब आपको एग्जाम के अंदर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच।